तो अपन बात कर रहे हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, है ना। तो लाइट का डुअल नेचर होता है। क्या होता है? फोटो, देखो मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाई थी, उसमें भी समझाया था कि लाइट हैज इट्स डुअल नेचर। ठीक है सर, कैसे पता पड़ा ये बात? तो अपन जब इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, मतलब पूरी वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस पूरी वेव ऑप्टिक्स में अपन ने अगर लाइट को वेव नहीं माना तो आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। क्या डिफ्रैक्शन नहीं समझा पाओगे, आप ये नहीं समझा पाओगे कि लाइट किसी होल से डिफ्रैक्ट क्यों हो रही है। आप कभी दो वेव की ओवरलैपिंग से कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा कभी नहीं बता पाओगे। 2 और 2 4 हो जाएंगे वहां पे, जबकि वहां 2 और 2 4 नहीं होते, कहीं पे 2 और 2 कुछ और होते हैं और कहीं पर 0 हो जाते हैं। तो समझ में आ गई? तो बड़ा अजीब सा हिसाब किताब होता है। तो वहां वेव नेचर, वहां इन फेज आउट ऑफ फेज वाली बातें होती है। ठीक साहब। तो पोलराइजेशन में अगर आपने वेव नहीं माना तो फिर तो एक पोलराइजर से सारे पार्टिकल पार हो जाएंगे। नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पार होती है, एक पर्टिकुलर रुकती है। इसका मतलब लाइट इज ए वेव। तो लाइट का वेव नेचर होता है, ये वहां पे समझ में आएगा। वो सारे एक्सप्लेनेशन उसी से आएंगे। लेकिन जब वेव नेचर मान लिया अपन ने और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने लगे, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने की कोशिश करी, तो उसको समझ में आ गया कि यहां पे अगर वेव मानते हैं तो सारे रिजल्ट उल्टा रहे हैं। इसका मतलब इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट हैज इट्स पार्टिकल नेचर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, वेव ऑप्टिक्स में लाइट वेव की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है? अब देखो, तो लाइट हैज, देखो अब इधर आ जाओ। तो यहां पे क्या है बेटा? लाइट हैज इट्स डुअल नेचर। तो अब लाइट का डुअल नेचर दिया गया, कहीं वेव कहीं पार्टिकल। कुछ एक्सप्लेनेशन पार्टिकल वेव नेचर से आएंगे और कुछ एक्सप्लेनेशन वेव नेचर से। ठीक साहब। तो थोड़ा बेसिक देते हैं, डुअल नेचर। ठीक साहब। कौन कौन सा? वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। कुछ एक्सप्लेनेशन वेव से आते हैं, कुछ पार्टिकल से। ठीक साहब। इन वेव नेचर, जब वेव नेचर मानते हैं तो क्या होता है? इन वेव नेचर इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये देखो, ये डायग्राम बनाया मैंने, इसका पूरा एक चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाइट को यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना गया। हालांकि ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, वेव ऑप्टिक्स में अगर मैंने लिखा है, वहां वेव ऑप्टिक्स पढ़ाई होगी तब भी मैंने ये सारी बातें बताई होगी। क्योंकि चाहे वेव पढ़ लो, चाहे डुअल नेचर पढ़ लो, तो अपने को सारी बात तो करनी पड़ेगी ना कि लाइट कैसे कैसे बिहेव करती है। तो ये वेव नेचर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पेपर में वाइब्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेट करेगा यूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वाइब्रेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड यूं वाइब्रेट करेगा तुम्हारी तरफ, और लाइट उसके भी परपेंडिकुलर चलेगी। तो ई बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ऑल विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, वैसे तीनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है क्या? यस सर। ये देखो, ई इधर है तो बी इधर है तो वी इधर है। अब बच्चा क्या ई और बी कहीं पे भी लिखने में ध्यान नहीं रखता है? नहीं, ध्यान रखना, ये ईएम वेव में पढ़ोगे। हालांकि मैं यहां तुम्हारे से वो एक्सपेक्ट नहीं करता, हमेशा ध्यान रखना, ये ई की डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है। ई की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन, तो ई की डायरेक्शन का बी की डायरेक्शन से क्रॉस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को बताएगा। तो ई क्रॉस बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को बताएगा। ई क्रॉस बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को बताएगा। ई क्रॉस बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को बताएगा। तो ई का बी के साथ क्रॉस करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आ जाएगी। ठीक है सर, ठीक है ना? तो ये सारी बातें ध्यान रखना, ये रिलेशन, ये डायरेक्शन में है, सिर्फ ध्यान रखना, वेक्टर नहीं लगा है, न्यूमेरिकल वैल्यू में रिलेशन नहीं है ये। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू में रिलेशन तो हालांकि मेरे को यहां नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूं, है ना। 12th से आपको ई नॉट बाई बी नॉट, है ना, बराबर सी होता है। याद रखने का तरीका, इंजीनियर अपॉन बाबू, ये है पीक वैल्यूज। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये तो ऑसिलेशन कर रहे हैं ना, एसएचएम टाइप की वेव होगी। दीज आर पीक वैल्यूज। तो ई का पीक वैल्यू अपॉन बी की पीक वैल्यू बराबर सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी ये। ई नोट बाई बी नोट इज इक्वल टू सी, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक साहब, चलो। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर, according to particle nature, light travels in the form of energy packets called photon. Light travels in the form of energy packets called photon. तो पार्टिकल नेचर के हिसाब से तो लाइट एनर्जी बंडल या एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में काम करती है, उसको फोटोन बोलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटोन। ठीक है ना? ये चलो साहब, ठीक है ना? तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, अब अपना चैप्टर है, अब सुनना, यहां पे एक बात और लिख दो तुम, है ना, ये लाइट का वेव नेचर। अब यहां पे ये लिख दो, है ना, एक थोड़ा सा और अपन, मैं तुम्हारे को इंटरप्ट करूंगा। चलो एक पेज और ऐड कर दो क्योंकि पेज कम पड़ रहा है ना।
डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस, चलो इंटरफेरेंस कॉमा डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, चलो एंड पोलराइजेशन कैन बी explained using wave nature of light only, है ना। लाइट का वेव नेचर मान के ही आप इनको एक्सप्लेन कर पाओगे, अदरवाइज एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। वहां पार्टिकल बोल दिया लपड़ पड़ जाएगी आपके, क्यों? क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आएंगे। हाँ, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर, ये सेकंड नेचर है। तो पहला था वेव नेचर, सेकंड पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बंडल, एनर्जी पैकेट्स। तो लाइट एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये तब जब अपन इसको पार्टिकल मानेंगे, जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने की कोशिश करोगे तब ये बात होगी। एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। ये अब ये फोटोन क्या होते हैं, इनकी पूरी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, लेकिन एनर्जी पैकेट ये। अब ये क्यों आया पिक्चर में? तो आइंस्टीन लाया पिक्चर में क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे, वेव नेचर से। बार बार रिजल्ट गलत आ रहे थे, तो उसने खूब एनालिसिस करा। बेटा अपन तो 2 मिनट में बोल जाते हैं, उन्होंने बेचारों ने पूरी अपनी जिंदगी, याद है बाल कैसे खड़े खड़े मिलते हैं सारे साइंटिस्टों के, दाढ़ी बड़ी हुई, क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी अहम टाइम लगा दिया पूरा ये सब समझाने के लिए। तुम यहां मजे लूट रहे। हाँ चलो सर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये फोटोनों का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन गिरने से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, अभी देखेंगे। पीईई कैन बी explained using particle nature, particle nature of light, ठीक है, यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये तो अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके सर, तो इसके हिसाब से ये नेचर है, इसके हिसाब से ये नेचर है, ठीक साहब। अभी अपना चैप्टर ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसमें अपने क्या मानना पड़ेगा? पार्टिकल नेचर। पर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने से पहले अपन फोटोनों के बारे में तो देख ले। अब जब अपने को फोटोन मानना है, पार्टिकल नेचर मानना है, तो देखते क्या है फोटोन। तो आ जाओ फोटोन थ्योरी। तो क्या बात कर रहे हैं अपन? फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू क्वांटम, क्लासिकल नहीं क्वांटम, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। अभी बता दिया मैंने, कॉल्ड फोटोन। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स लाइट फोटोनों की टर्म्स में या एनर्जी पैकेट्स की टर्म में ट्रेवल करती है, उसको अपन फोटोन बोलते हैं। दिस इज फोटोन, ठीक है साहब। और अगर ये पार्टिकल नेचर है तो इसका मास भी होगा, पार्टिकल का मास भी होगा, मोमेंटम भी होगा, एनर्जी भी होगी, सारी बातें होगी बेटा इसके पास। चलो आ जाओ, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। देखते हैं फोटोन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन इज जीरो। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन इज जीरो। ध्यान रखना, फोटोन की रेस्ट मास एनर्जी ऑलवेज जीरो होती है। अच्छा, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो रेस्ट मास एनर्जी जीरो होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता इन पे। फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जब चार्ज ही नहीं होता तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्यों डिफ्लेक्ट होंगे भैया? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब फोटोन जा रहा, चार्ज होगा तो डिफ्लेक्ट होगा, प्लस होगा तो उधर जाएगा, माइनस होगा तो उधर। जब फोटोनों पे कोई चार्ज ही नहीं तो क्यों डिफ्लेक्ट होगा? दिस इज फोटोन मूविंग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है चाहे इधर है, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। फोटोन होता है ना, जैसे कोई जा रहा है और अपन बात करते बात जवाब ही नहीं देता है, मुंह फुलाया हुआ निकल जाता है, बस फोटोन मुंह फुलाया हुआ निकल जाएगा, इनसे कोई मतलब नहीं उसको। सर मजा आया? अब देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, एनर्जी ऑफ फोटोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना इससे डील करना। एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू h न्यू। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस, E बराबर h न्यू। लेकिन आपको पता है न्यू बराबर c बाई लेमडा होता है। ए बायोलॉजी, न्यू बराबर c बाई लेमडा, क्योंकि याद है 9th क्लास में पढ़ा था v बराबर न्यू लेमडा, ये रिलेशन होता है v बराबर न्यू लेमडा, ये वेवलेंथ की डेफिनेशन से आता है। ठीक सर, तो मैं बोल दूं न्यू बराबर c बाई लेमडा, v बाई लेमडा, c बाई लेमडा। ओके, तो यहां से ये h न्यू और E बराबर hc बाई लेमडा आ जाएगा। ये एनर्जी ऑफ फोटोन हो गई, E बराबर hc बाई लेमडा। तो E बराबर h न्यू और E बराबर hc बाई लेमडा। न्यू की वैल्यू c बाई लेमडा लिख दी। कभी ये फॉर्मूला, कभी ये, कभी खुशी कभी गम। ओके, दोनों फॉर्मूले लगेंगे। अभी अपन आगे पढ़ेंगे ना, तो चारों ऑप्शन के हिसाब से है ना, क्या दिया है उसके हिसाब से ये सारे फॉर्मूले। h क्या है आपको पता है, वेरी वेल नोन, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 × 10⁻³ -34 जूल पर सेकेंड।
6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। अच्छा, सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पता ही है लाइट की वेलोसिटी इन वैक्यूम। ओके सर, तो ये सारी वैल्यू वेरी वेल नोन है। बड़ी अजीब अजीब सी कैलकुलेशन होगी सर, मैंने बता रखा रफ कैलकुलेशन करो। मैं पूरी मॉडर्न फिजिक्स रफ कैलकुलेशन पे चलेगी। पावरों से कर लो क्वेश्चन, पावर ऐड करके, पावर सब्ट्रैक्ट करके। ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू में इमोशनल नहीं होना है। क्यों नहीं होना है सर इमोशनल? इतनी पॉइंटों वाली कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। यस सर, आगे आ जाओ। अब देखो एनर्जी, अब सुनना, एच और सी की एक तेरे लिए मैंने एक अच्छा काम करा सर। क्या करा? एच और सी की वैल्यू दोनों रख दी, प्लैंक कांस्टेंट ये रख दिया, सी रख दिया, घर पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दिया। ए बार बार तू ये कैलकुलेशन करे, मैं कर देता हूं ये कैलकुलेशन। बार बार आप एच और सी रख के कैलकुलेट करो, मैं कर देता हूं आपके लिए कैलकुलेशन। कैसे? दोनों को मल्टीप्लाई करके हिसाब किताब लगा देता हूं। ठीक साहब, तो अपन ने कैलकुलेशन घर पे कर दी, उसमें से 10⁻⁴ को हिसाब किताब लगा के ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। तो यहां पे लैम्डा को अगर आप एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, अगर आप लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, 12400 में डिवाइड करेंगे, तो आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो ये सारा हिसाब मैंने घर पे बना लिया और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का एक तंत्र मंत्र बना लिया। सर तंत्र मंत्र कैसे बनाया? एच और सी की वैल्यू रख के उसमें सब कर दिया। सर करके बताओ। अरे मैं तो लपट नहीं दे दूं, करके बताओ। ठीक है, एच और सी की वैल्यू रख के जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब कर दिए रहे। 10 की पावर मत, इसको 10 की पावर -10 सारा हिसाब कर दिया ना। अब मुझे पता है तू तो 10 की पावर -10 को एंगस्ट्रॉम बना दिया ना मैंने। ठीक सर, सर ये एंगस्ट्रॉम होता है क्या बताना? अभी बता दूंगा मैं तेरे को। ठीक साहब, तो ये फॉर्मूला बहुत काम आता है जब भी न्यूमेरिकल करने होते हैं हमारे को, जिसमें वैल्यूज दी होती है उसमें ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। क्लियर है? बहुत फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी, नहीं तो फिर मेरे को बहुत लंबी रामायण गानी पड़ेगी। अब देख सर, ये एंगस्ट्रॉम क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, बेटा पढ़ा होगा 11 में, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे एक नैनोमीटर में भी बहुत वैल्यू देगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। ये ठीक है। ये अब नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में रिलेशन बनाएंगे, तो यहां से मैं बोल दूं क्या? इधर देखो, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में रिलेशन बनाऊं मैं, तो यहां से देखना क्या हो जाएगा बेटा। यहां पे मैं 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर दूं, सुनना ध्यान से हो, या यहां कर दे, चल यहां कर दे। 1 नैनोमीटर है ना। अब यहां 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं बोल दूं ये 10 और 10 का जो डिवाइड करा था वो 10⁻⁻10 मीटर बन गया, है ना। ये 10⁻⁻10 मीटर बन गया। ये तो क्या मैं बोल दूं ये एंगस्ट्रॉम बन गया, तो 10 एंगस्ट्रॉम। ये तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर को ये 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके रखा, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम बन गया। क्लियर है क्या? दिस इज द रिलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पता होनी चाहिए, नैनोमीटर की वैल्यू पता होनी चाहिए, और नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में रिलेशन पता होना चाहिए। तो जब भी वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में दे, आप 10 टाइम्स कर देना। मुद्दे की बात क्या है? जब भी आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में दे, आप 10 टाइम्स कर देना और इस पे डिवाइड कर देना। क्लियर है? कई किताबों में फॉर्मूले में 1240/λ नैनोमीटर में भी लिखा होता है, पर मैंने ये फॉर्मूला लिखा 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नैनोमीटर को सर हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे 10 टाइम्स करके, कोई दिक्कत नहीं। चलो साहब, तो ये एनर्जी की बात हो गई। तो फोटोन की एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, आ जाओ। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम पार्टिकल है तो मोमेंटम होगा, और हर पार्टिकल अपने साथ मोमेंटम लेके जाता है। तो P बराबर h/λ। तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय P बराबर h/λ, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, h इज प्लैंक कांस्टेंट। ठीक साहब, P मोमेंटम है और h प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक सर, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो सर। हाँ, अब देखो इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। कभी जूल में निकालनी हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए E की वैल्यू रख दो। चलो वो क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। हाँ बेटा, ये रिलेशन चाहे आप यहां लिखो, और मैं तो कह रहा हूं सबसे अच्छा है जो बातें थोड़ी सी याद रखने की होती है। अब जैसे कन्वर्जन है, इसमें कोई दिमाग थोड़ी लगाना तेरे को। मैं फॉर्मूला तो कोई याद करने के लिए बोलता ही नहीं तुम्हारे को। अब जैसे 4 फॉर्मूले लिखे हैं, मैं बोलूंगा ये ध्यान में कोई अपने आप बनाओ। बच्चा क्या चारों याद करने की कोशिश करता, बर्बाद है। और जो सारा याद करने की कोशिश करता, बर्बाद है। ठीक है, ये h/λ ये मोमेंटम का फॉर्मूला, ये तो याद रखना पड़ेगा। समझ गए? तो जो बिल्कुल फिक्स फॉर्मूला है वो याद रखने पड़ेंगे। 1 के 3 मैंने तीनों याद मत कर। ओके सर, ठीक साहब। तो नैनोमीटर तू क्या कर बेटा, जो तेरे शुरू में कॉपी तुम लिखते हो ना, ऊपर पहला पेज छोड़ते हो, घर में गाय की रोटीन, कुत्ते की रोटीन। ठीक है, तो जैसे पहला पेज छोड़ते हैं पढ़ाई करते वक्त, तो जब पहला पेज छोड़ते हैं तो ऊपर श्री गणेशाय नमः, ओम नमो शिवाय। ठीक है,
तो जो भगवान जिसको मानता है बेटा, ऐसे नहीं सर मेरे अल्लाह, सबके लिए बेटा, सब अपने 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 धर्म का। तो ऊपर कुछ लिखते हैं हम, ठीक है साहब। अब ऊपर कुछ लिखते हैं तो वो पूरा पेज खाली छोड़ते हैं। जब आप वो पूरा पेज खाली छोड़ते हैं बच्चों, तो उसमें ये चीजें लिख दो, ताकि जब एग्जाम में जाए तो फट ये रिवीजन में देख लें। समझ गए क्या? ओके जी सर, ठीक है। तो ये बात हो गई नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम। अब देखो, द इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन, द इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन व्हाइल मूविंग इज गिवन बाय, है ना। जब फोटोन मूव कर रहा है तो उसका इक्विवेलेंट मास, तो जब भाई रेस्ट मास तो जीरो होता है, तो मूविंग फोटोन का इक्विवेलेंट मास कैसे देते हैं? तो जो भी फोटोन की एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर, तो एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन सी स्क्वायर कैसे आया सर? ये ई बराबर एम सी, आइंस्टीन के एनर्जी मास रिलेशन से, ए ई बराबर एम सी स्क्वायर से। तो मूविंग फोटोन का मास जो होगा वो होगा ई अपॉन सी स्क्वायर, दिस, ठीक साहब। तो ये m बराबर हो जाएगा ये, और E की वैल्यू क्या है? एच न्यू, एनर्जी। दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। E की वैल्यू क्या हो गई? एच न्यू, ये। तो H की न्यू की वैल्यू हो गई C बाई लेमडा, C से C गया तो यहां से आ जाएगा कितना आ जाएगा? H अपॉन लेमडा, नीचे आ गया लेमडा C। तो आप तो ये याद रखो, और ये भी याद रखना, E बराबर एम सी स्क्वायर से M कितना है? E अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हो गई E एनर्जी के इक्विवेलेंट मास, E एनर्जी वाले फोटोन के इक्विवेलेंट मास। ओके सर, एनर्जी मास रिलेशन से। अब बस E की वैल्यू h न्यू रखी कभी, तो ये फॉर्मूला बन गया। न्यू की जगह C बाई लेमडा रखा तो वो फॉर्मूला बन गया। ये मत रट मेरे लाल, ये ध्यान रख। क्लियर है सर? अच्छा, अब चूंकि फोटोन का मास होता है, मोमेंटम होता है, सारी बातें होती है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ फोटोन अगर वैक्यूम में मूव कर रहा है तो C से मूव करेगा, ऑलवेज C। अच्छा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होती है। क्या? वेलोसिटी ऑफ फोटोन C होती है, फिक्स है, ठीक साहब। फोटोन आर अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, फोटोन ग्रेविटेशनल फील्ड में अट्रैक्ट होता है। हाँ, मास है तो अट्रैक्ट होगा, हर मास को ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। तो ये यूं जा रहा था, सुनना, एक फोटोन यूं जा रहा था, ग्रेविटी ने अट्रैक्ट करा तो वो यूं घूम गया, मुड़ गया, मतलब समझ गए? क्योंकि सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ठीक सर। तो फोटोनों को अट्रैक्ट करती है ग्रेविटी, ठीक साहब। तो ये टर्न। अब अपन करते हैं इन पे न्यूमेरिकल। तो जितनी भी बातें समझी अपन ने, प्रॉपर्टी जितनी भी फोटोन की पढ़ी, उन पे अपन करेंगे एक एक करके न्यूमेरिकल, ठीक है? तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हाँ बेटा, अब अपन ने फोटोन की सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली, एग्जांपल 1, ठीक है? तो इधर देखना है ना, इफ वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन is lambda is equal to 3100 angstrom, then find out angstrom, then find out energy of photon, energy of photon, first in electron volt, second in जूल, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन जूल, ठीक है? एनर्जी निकालनी। अब देखो, सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो सबसे ज्यादा काम आएगा, ठीक है? चलो आ जाओ। तो अब मेरे को आगे जो भी पढ़ना उसमें सब, ठीक है सर? तो सॉल्यूशन, अब देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, याद है? हालांकि मैंने स्टार्टिंग SC बाई एच न्यू, SC बाई लेमडा, लेकिन एक फॉर्मूला बना दिया था जो मैंने कहा था न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। अगर लेमडा एंगस्ट्रॉम में रखा है तो सीधा दिया है तो सीधा यहाँ रख, और 12400 में डिवाइड कर, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। आ जाओ भैया, यहाँ से एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 डिवाइड बाई 3100, ठीक है? जैसे यहाँ डिवाइड करूँगा तो मैं बोल दूँ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस फोटोन की एनर्जी है, क्लियर है? अब इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, है ना? अब इसको मतलब सेकंड पार्ट इसका, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आ गए जूल में। अब देखो, एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना है तो E की वैल्यू रख दो, तो यहां से E बराबर आ जाएगा 4 इंटू दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गया जूल में। तो मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आ गई एनर्जी। तो जो फोटोन की एनर्जी हो जाएगी वो जूल में ही आ गई, क्लियर है? सिर्फ E की वैल्यू रख दो 1.6 से, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाए। तो जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना, E की वैल्यू रख दो बेटा, और जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना, E का डिवाइड कर दे, समझ गए? तो वो E का मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, ऊपर ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। यस सर, याद रख लेंगे। अब ये तो दे दिया मैंने, किस में? अब आ जाओ, अगर एंगस्ट्रॉम की जगह वो देते नैनोमीटर में, ये भी खूब देता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, सॉरी क्या बात कर रहे हो सर,
इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन, ठीक है, इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन लैम्डा इज इक्वल टू, अब जैसे दे दिया 620 नैनोमीटर, ये देख नैनोमीटर दे दिया, देन फाइंड आउट, है ना, नैनोमीटर, देन फाइंड आउट फर्स्ट, फाइंड आउट इट्स एनर्जी, इट्स एनर्जी फर्स्ट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड इन जूल। क्लियर है? वही सब कुछ भी नहीं नया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं इसको, क्यों, क्योंकि ये बात तो मैंने कर ली, तो सॉल्यूशन सेकेंड, तो मैं बोल दूं क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला। सबसे पहले तो लैम्डा को कन्वर्ट करो, तो लैम्डा बराबर दिया बेटा 620 नैनोमीटर, है ना, तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दो, याद है 10 टाइम्स कर दो एंगस्ट्रॉम। ये कैसे आया सर, तो ब्रैकेट में लिख दो 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम, 10 टाइम्स होता है एंगस्ट्रॉम, ये तो 6200। तो यहां से एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो पहला आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखा तो 6200, तो यहां से आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो एनर्जी आ गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक साहब। सेकंड केस लो, इसका सेकंड पार्ट लो, तो जूल में निकाल ली, तो मैं बोलता हूं एनर्जी आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में आ गई, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये चलो तो ये आ गई। अब देखो, अब ये तो हो गया एनर्जी की बात है, अब मोमेंटम, तो अब देखो लैम्डा देखिए, इफ वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज लैम्डा इज इक्वल टू कुछ भी दे दिया, जैसे ये ले लो 1600 एंगस्ट्रॉम, ये ले लो, चलो, है ना, देन फाइंड आउट इट्स मोमेंटम, थोड़ा फॉर्मूला प्रैक्टिस, मोमेंटम। तो अब आपको फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप अटक गए, आजा बेटा सॉल्यूशन। क्या होता है फोटोन का मोमेंटम, तो मैं बोल दूं P बराबर h बाई लैम्डा, दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, P बराबर h बाई लैम्डा, रखो वैल्यूज, कितना आ जाएगा बेटा, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखी तो मोमेंटम P बराबर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻7, ये सर ये कैसे लिखा, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 करी, ले चलिए लिख, है ना, ये 1600 इंटू 10⁻⁻10, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो P मोमेंटम बराबर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻7, तो यहां से ये आ जाएगा लगभग 4 पॉइंट, ठीक है। ये देखो कितना आ रहा है एग्जैक्ट, चलो रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, ऑप्शन दूर दूर होता है, बताया था ना मैंने, ये +7 हो जाएगा ऊपर, तो 10⁻⁻20, ये +7 हो गया तो कितना हो गया 27, ये अब मोमेंटम है तो मोमेंटम की यूनिट लिख दो, क्या होता है kgm/v मीटर पर सेकेंड, ये अरे मैकेनिक्स से मोमेंट, ओके सर, तो ये मोमेंटम यहां लिख दो, मोमेंटम, तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन। सर समझ में आ गई, ठीक सर। तो अपने को लैम्डा देके मोमेंटम पूछे, मोमेंटम देके एनर्जी, ओके सर एनर्जी वगैरह, तो लैम्डा देगा और पूछेगा, लैम्डा 2 तरीके से देगा, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में दे 10 टाइम्स कर लेना, तो सर मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गई। अब देखो, है ना, अब एक मॉड्यूल का क्वेश्चन करते हैं अपन, एनर्जी, और देखो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए कि नहीं, तो अपन उलझ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो एनर्जी दी, मोमेंटम पूछा, ये लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेता हूं, थोड़ा सा बेटा ध्यान से शांति रख के बात होएगी। क्या है क्वेश्चन,
जैसे एनर्जी देके मोमेंटम बूझ लेता है ना, चलो आओ इधर देखो, है ना, यहाँ दिख ही नहीं रहा, जब जब जो चीज चाहिए होती है वो मिलती ही नहीं है। हाँ बेटा आगे आ जाओ, एग्जाम्पल 4 है ना, एग्जाम्पल 3 हो गए अपने 4। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, एक आधा फ्रीक्वेंसी में, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज, या पूरा लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज न्यू इक्वल टू, इज न्यू इक्वल टू 10 to power 16 hertz, then its energy will be, बोलो अगर न्यू दे दिया तो its energy will be, तो आ जाओ ये सॉल्यूशन, बोलो कितनी आ जाएगी एनर्जी, तो E बराबर एच न्यू, याद है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, E बराबर एच न्यू फॉर्मूला लगाओ, तो यहां से पहले जूल में आएगी इस बार, तो H आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू, रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 3 नहीं लिखा, इंटू न्यू की वैल्यू 10 टू पावर 16, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू पावर -18 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां से मैं बोल दूं ये फर्स्ट आ गया जूल में, सेकंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E बराबर कर दूं 6.6 इंटू 10 टू पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आ जाएगा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई एनर्जी, ये 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है, तो लगभग 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, मतलब लगभग में लिख दी मैंने, है ना, 4 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, ये तो एनर्जी निकाल ली, तो फ्रीक्वेंसी दे, तो अब क्या होता है बेटा, एनर्जी और मोमेंटम दोनों निकाल रहे अपन, कई बार वो एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन पे भी क्वेश्चन दे देता। अच्छा हाँ एक बात और देखो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ए 2 लैम्डा देके कंपेयर करवा लेगा एनर्जी, समझ गए, 2 अलग अलग वेवलेंथ देके एनर्जी कंपेयर करवा लेगा, जैसे इधर देख एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जांपल भाई, है ना, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले ले फोटोन का, है ना, इफ wavelength of 2 photon, wavelength of 2 photon are lambda 1 equal to 2000 angstrom and lambda 2 equal to 4000 angstrom, then which photon has more energy? ठीक है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो देखिए इधर आ जाओ, है ना, तो मैं बोल दूं क्या सॉल्यूशन में, ए देखो एनर्जी बराबर एचसी बाई लैम्डा होती है एक्चुअल में, तो मैं बोल दूं यहां से एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है, ध्यान देना बेटा, फ्रीक्वेंसी होता तो प्रोपोर्शनल हो जाता, तो यहां पे अगर मैं ग्राफ इधर देखो तो E वर्सेस लैम्डा का ग्राफ ऐसा बनता है, ये देखो एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस लैम्डा का ग्राफ, ये, अरे बोलो E इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये ग्राफ हाइपरबोलिक कर्व, ए चाहो तो वहां पे भी बना लो, इधर देख थ्योरी में ही बना ले बेटा, जहां फोटोन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना तेने, ये देख फोटोन की जहां प्रॉपर्टी पढ़ी थी और जहां एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, ये देख ये एचसी बाई लैम्डा, तो मैं बोल दूं यहाँ पे ग्राफ ए यहीं बना लेना तुम, थोड़ी सी जगह देख के, ये लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये पता होना बहुत जरूरी है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है एनर्जी घटती है, ज्यादा वेवलेंथ वाले फोटोनों की एनर्जी कम होती है, तो मैं बोल दूं ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ती है, ये देखो ग्राफ ऐसा बनता है, इसमें न्यू के प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी, ये तो यहां पे एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है और वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, ठीक सर, चलो आगे जाओ, ठीक है, तो अब ये देखो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मैं बोल दूं जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी एनर्जी कम है, तो एनर्जी ऑफ लैम्डा 1 वाला फोटोन जिसका वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो लैम्डा 1 वेवलेंथ वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी लैम्डा 2 वाले से,
ठीक सर, आगे चले, आ जाओ। अब देखो एग्जाम्पल 6। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जिसमें एनर्जी देके मोमेंटम पूछ लेगा, वेवलेंथ भी देगा, वेवलेंथ छुपाएगा, लेकिन हमारे को वेवलेंथ की टर्म्स में सारे रिजल्ट पता है। चलो आ जाओ, तो अपन थोड़ा और दिमाग लगाएं। तो अगला बोल देगा इफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज 6, ये दे दिया जैसे मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट्स, है ना, E बराबर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट्स मोमेंटम विल बी, है ना, मोमेंटम बोल लिया इन kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विल बी। चलो आ जाओ, तो अब आ जाओ सॉल्यूशन। तो मैं बोल दूं क्या, ये हो जाएगा कितना, एनर्जी बराबर PC H बाई लेमडा, एनर्जी बराबर PC, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहां से P कितना आ जाएगा बेटा, P बराबर E बाई सी। तो यहां से ये आ जाएगा 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 AE, तो 6 और E की वैल्यू रखी अपॉन C, 3 इंटू 10⁸। तो यहां से कट गया 2, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻27। ये देखो ना 8 ऊपर गया ये। तो मैं बोल दूं अगर आपको एनर्जी दी है तो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, अपन ने डिवाइड कराइए, तो आप ये देखो ये हो जाएगा कितना, kg मीटर पर सेकेंड, ये होता है फोटोन का मोमेंटम। अब आपको देख के आश्चर्य होगा, बहुत नेग्लिजिबल मोमेंटम होते हैं, तो फोटोनों के पास बहुत नेग्लिजिबल मोमेंटम होता है। सर ये बात, इस क्वेश्चन से आप थोड़ा ये सोचो, मोरल ऑफ द स्टोरी है, फोटोनों का इतना नेग्लिजिबल मोमेंटम होता है, इसीलिए तो उसका फोर्स और प्रेशर दिखता नहीं है हमारे को। भाई सनलाइट वगैरह हमारे ऊपर गिर रही है तो ऐसा थोड़ी हम हिल रहे हैं कि फोर्स लग रहा है बहुत तगड़ा, ओ आके फोटोन गिर रहा है, नहीं, हमें महसूस ही नहीं हो रहा है उसका फोर्स और मोमेंटम। क्यों? क्योंकि इतना नेग्लिजिबल है कि प्रैक्टिकली इसको आप मतलब गिनो ही मत। सर समझ में आ गई? तो ये सारी बातें हो गई किसकी बेटा, ये इनकी। तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। जितना वेवलेंथ बढ़ेगा, मेरे काम की बात ज्यादा थी, तो जिसका लैम्डा ज्यादा है ना, तो लैम्डा वन की ज्यादा है। क्यों? लैम्डा वन कितना है बेटा, 2000 एंगस्ट्रॉम वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। जितना कम लैम्डा उतनी ज्यादा एनर्जी, तो 2000 वाले की ज्यादा होगी, 4000 वाले की कम होगी। ठीक साहब, क्लियर है? तो ये सारी बातें इसकी। अब देखो ये तो हो गई है, अब आ जाओ अगला। अब मैंने एक बात बोली थी, फोटोन का मास होता है, ग्रेविटी से अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और मास होगा। अब इधर देख एक क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 7 करते हैं अपन, ठीक है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सोल्ड एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए फोटोन, तो एनर्जी निकालना आ गई अपने को, मोमेंटम निकालना आ गया। अब आगे बात करते हैं। ए फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी f1 एट ए हाइट h, है ना, ये जो f1 एट ए हाइट h, तो h हाइट पर उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, एंड मूविंग टुवर्ड्स अर्थ एट ए हाइट h, एंड मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, या टुवर्ड्स ग्राउंड कर दो, मूविंग टुवर्ड्स ग्राउंड कर दो, ग्राउंड। फाइंड आउट फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी when it strike on ground। ठीक है, तो जब ग्राउंड पे टकराएगा तो उसकी फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी बताओ। तो क्या मैं बोल दूं ये फोटोन है, इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, और ये जब ग्राउंड पे टकराएगा, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, f2। ठीक साहब, और ये कितनी हाइट से गिर रहा है, h हाइट से गिर रहा है, ये तो h हाइट से गिर रहा है। तो क्या मैं बोल दूं, अब मैंने बताया था तुम्हारे को, इट विल बिहेव, इसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो ये मास की तरह बिहेव करेगा। अरे बोलो, तो फोटोन की जो भी है वो मास की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसका याद है रेस्ट मास तो 0 होता है, लेकिन मूविंग का वाले का मास होता है। तो यहां से क्या मैं बोल दूं कि ये जब नीचे जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं बोल दूं यहां पे जो भी एनर्जी थी इनिशियल, ये E बराबर, तो बोल दूं एनर्जी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, तो मैं बोल दूं
एनर्जी या एनर्जी फाइनल एनर्जी बराबर, हाँ यूं लिख दो, इनिशियल एनर्जी प्लस mgh। ये भैया इसका अगर मास है और ग्रेविटी खींच रही है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा, वो भी तो एनर्जी बढ़ जाएगी फोटोन की। चलो आ जाओ, तो यहां से इनिशियल एनर्जी कितनी थी, h f1 h न्यू h f1 प्लस मास, मास कितना होगा इसका फोटोन का, तो क्या मैं बोल दूं ये आ जाएगा मास, उसकी एनर्जी जो भी एनर्जी थी कितनी, एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर, एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर इज मास gh, ये आ गया है ना। और ये एनर्जी अभी बाद में लिखेंगे h f फाइनल। तो इनिशियल एनर्जी E लिख दी या h न्यू वन लिख दी ये f। अब आ जाओ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहां बोल दूं यहां से h कॉमन ले लिया, f2 माइनस f1 इज इक्वल टू, यहां पे भी लिखा h f1 gh अपॉन सी स्क्वायर, ये और यहां से h से h कैंसिल हो गया बेटा, और ये f1 इधर आ गया, f1 इधर आ गया, ये यहीं लिख दो, चलो ये यहां से यहां लिख दे, तो यहां से मैं लिख दूं ऊपर आ गया डेल f चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन f1 इज इक्वल टू gh अपॉन सी स्क्वायर, ये। तो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी gh अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है क्या बेटा, यहां पर कुछ एनर्जी थी, कितनी थी, h न्यू, इनिशियल एनर्जी h न्यू, यहां पे लिख दो है ना, E इनिशियल इज इक्वल टू h f1, मतलब वही h न्यू, अरे फ्रीक्वेंसी को f लिख दिया यार, सब कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, और यहां पे टकराते वक्त एनर्जी E फाइनल कितनी हो गई, E फाइनल h f2, वही फ्रीक्वेंसी का 2, ये। तो टकराते वक्त h f2 इनिशियल h f1, और यहाँ पे mgh चेंज, m क्या होता है, एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर, एनर्जी क्या थी h f1, लिख दी h f1 अपॉन सी स्क्वायर, कर लिया सोल्व, तो ये आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सर समझ में आ गया, क्लियर है क्या। अब आ जाओ अगला एग्जांपल 8, देखो if two photon having their wavelength 4000 angstrom and 6000 angstrom respectively, then A speed of first photon will be greater, ठीक है, B speed of second photon will be greater, C both will have same speed, D none। बोलो, तो बोथ विल हैव सेम स्पीड, क्यों, मैंने बताया था ना इसकी स्पीड फिक्स होगी, अगर मीडियम नहीं बोला तो वैक्यूम लूंगा C, तो बोल दो स्पीड ऑफ फोटोन इज सेम, C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फोटोन की स्पीड ऑफ फोटोन इज सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फिक्स स्पीड है। ये बात है भैया, क्लियर है। तो चाहे वेवलेंथ कुछ भी हो सर, फिर आप एनर्जी वाली ज्यादा होगी, एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, है ना, 6000 वाले से 4000 वाले कम वाले की एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड सेम होगी, ठीक है, लेकिन स्पीड सेम होती। तो ध्यान रख लेना, किसी भी वेवलेंथ का फोटोन हो, स्पीड विल बी सेम स्पीड से भागते हैं वैक्यूम में। हाँ बेटा, अपन ने न्यूमेरिकल तो कर लिए सारे, फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते, मोमेंटम कैसे निकालते, एनर्जी देके मोमेंटम, सारी बातें, मतलब फोटोनों के बारे में सब सीख लिया। और फोटोन का हमने सीखा कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है या वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है एनर्जी घटती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक सब। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम से पता पड़ रहा है फोटोनों का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोन गिरेंगे और इलेक्ट्रिसिटी एमिट होगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन के चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए मेटल। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। तो अब देखो, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता, फिर मैं पूरा समझाता हूं। व्हेन लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, सर ये क्यों लिख रहे हो, उसका भी मीनिंग समझाऊंगा मैं। ऑफ लाइट ऑफ एन एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ
एन अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, है ना, और वेवलेंथ है ना, वो छोड़ो, फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट, अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, ऑन ए मेटेलिक सरफेस, ऑन ए मेटेलिक सरफेस, ठीक है, व्हेन लाइट ऑफ एन अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा, इज इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड, electrons are liberated from the surface, from the surface. This phenomenon is called surface, ठीक है, surface. This phenomenon is called photoelectric effect, क्लियर है? हाँ बेटा, लास्ट टाइम पे अपन ने फोटोनों की एनर्जी वगैरह सब देख ली, ठीक है, तब हमारे को फोटोन पे कमांड हो गई, ठीक है, एनर्जी बंडल। अब अपन देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम से पता पड़ रहा, फोटोन गिरेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एमिट होगी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन से ही तो, सॉरी, फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल से ही तो निकलेंगे। तो यहां पे देखो, अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या, जैसे हमारे पास एक मेटल है, समझना ध्यान से, पहले समझाता हूं फिर लिखूंगा तो लिखने में अच्छा लगेगा। जैसे मेटल है, मेटल में खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं है मेटल नेगेटिवली चार्ज है, मेटेलिक वायर है तो नेगेटिवली नहीं, ये न्यूट्रल है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में कम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दीज आर फ्री टू मूव इन दिस क्रिस्टल, जो भी बोलना है बोल दो। तो यहां से ये फोटोन गिरेगा, ठीक है। अब जैसे ही फोटोन गिरेगा इसका इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन से, अब कैसे होगा वो आगे पढ़ेंगे, इंटरेक्शन होगा, एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन अपने आप कभी बाहर नहीं आता, कई बार बच्चे सोचे बिना फोटोन गिराए भी तो बाहर आ जाए, नहीं, ये जैसे ही बाहर जाने लगेगा तो बाकी के न्यूक्लियस उसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो वैसे ही तो बाहर जा नहीं सकता, तो बाहर निकालने के लिए फोटोन गिराना पड़ेगा, और बाहर निकलने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, समझ गए? ये अपने आप बाहर नहीं निकल सकता, वो होता है बैरियर पार करना, मतलब जो भी अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस की, उसके बैरियर को पार करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ये भी आगे बात करेंगे। तो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। सर आप ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सुनना ध्यान से, इधर देख, सरफेस का इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो उसको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को तोड़ के बाहर जाना, लेकिन अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा उसको दो काम करने हैं, पहले सरफेस तक आना और फिर सरफेस से बाहर जाना है। तो वो जब सरफेस से आता है तब भी कोलाइड करता है दूसरों से, तो कुछ एनर्जी लॉस कर देता है। तो क्या मैं बोल दूं, जैसे इसको बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है, तो इसको ज्यादा होगी, जितना बॉटम से आएगा उतनी ज्यादा होगी, तो मैं बोल दूं इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होगी। तो सरफेस वाले को 2 की जरूरत पड़ी, अंदर वाले को 3 की पड़ी, और अंदर वाले को 4 की पड़ेगी। तो वर्क फंक्शन क्या हुआ, 2, 3 या 4, तो वर्क फंक्शन तो 2 ही होगा, मिनिमम एनर्जी। तो जिस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी चाहिए हम उसकी बात करेंगे, तो मिनिमम चाहिए सरफेस वाले को, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, या तो ये बोलो, तो मिनिमम बोल दिया तो सरफेस का आ गया, और या ये बोलो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस या फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। अगर या तो बोलो सरफेस अगर एनर्जी बोलते हो तो, और मिनिमम एनर्जी बोलते हो तो अपने आप सरफेस वाला हो गया। तो क्या मैं बोल दूं सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर अलग एनर्जी चाहिए, अंदर वाले को निकालने के लिए अलग चाहिए, और अंदर वाले को अलग चाहिए, समझ गए? तो अभी अपन बात कर रहे हैं मिनिमम एनर्जी किसको चाहिए, तो मैं बोल दूं सरफेस वालों को मिनिमम चाहिए। सर समझ में आ गया? अब इधर देखो, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब इसी इलेक्ट्रॉन को आगे सर्किट में फ्लो करा दो, जैसे देख ये इसी वाले मेटल को जो अभी मैं बात करता हूं लगा दो, है ना, ये बन जाएगा एमिटर, ये बन जाएगा कलेक्टर, एनोड कैथोड आपको पता ही है, इधर लगा दो प्लस, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे गिरा फोटोन, एक विंडो बना के, हालांकि एपरेटस हो रहा है, अरे ट्यूब बनी होती है इसमें, वैक्यूम वगैरह ये सब, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन को ये प्लस अट्रैक्ट करेगा, तो बोल दो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो करंट फ्लो होगा सर्किट में। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए या करंट फ्लो होने लग गया, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। चलो हाँ, phenomenon of
emission of electron, phenomenon of emission of electron, phenomenon of emission of electron from metallic surface, from metallic surface, metallic surface, phenomenon of emission of electron from metallic surface when photons, when photon of an particular or an appropriate frequency, ये न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट लिख देना, ये भी आगे समझाऊंगा मैं ना, ये अभी नहीं समझ में आया. एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, तुम तो फोटोन गिर रहे, तुम ये पढ़ो ही मत. एन एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट phenomenon of emission of electron from metallic surface when photon of an appropriate frequency is incident on metallic surface, on metallic surface is called photoelectric, is called photoelectric effect, photoelectric effect है ना, है ना. phenomenon of emission of electron from metallic surface when photon of an appropriate frequency is incident on metallic surface is called photoelectric effect. This phenomenon is called photoelectric effect. ठीक है ना. तो emission of electron कहाँ से, from metallic surface when photon of an appropriate frequency is incident on metallic surface is called photoelectric effect. इस phenomenon को photoelectric effect बोलते हैं. अभी वो समझा रहे मैंने, फोटोन गिरेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए. अपने आप नहीं निकलते इलेक्ट्रॉन, मेटल से फ्री होता है लेकिन अपने आप नहीं निकलते क्योंकि न्यूक्लियस उनको रोक लेता है. ठीक साहब. तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब देखो सर, ये एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी वगैरह की क्या बात कर रहे हो आप, है ना. इसका एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं मैं तेरे को. अच्छा अब एक बात बता, ये यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मैं बोल दूं जैसे यहाँ गिरा और इसका बाहर आना, है ना, इलेक्ट्रॉन का बाहर आ जाना उछल के. दिस इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. अब वो सर्किट में करंट फ्लो होगा, वो सब तो होगा ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन का बाहर आना. ठीक साहब. अब ये इट इज ऑब्जर्व बाय हर्ट्ज. सबसे पहले ये हर्ट्ज ने देखा 1887 में, लेकिन अपने को उस बात से कोई मतलब नहीं है. ठीक है. दिस इज डिस्कवर्ड या ऑब्जर्व बाय, दिस फिनोमिनन इज ऑब्जर्व बाय, दिस इज ऑब्जर्व बाय हर्ट्ज. ठीक है. तो हर्ट्ज इन 1887 में, इन ईयर 1887. हालांकि ये कोई मतलब की बात नहीं मेरे को तो इस बात में. ठीक है. तो ये हो गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब सर वो एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी क्या लिखी यार, एक बात बताओ, सुनना. जैसे मैंने अभी बोला इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं निकलेगा, तो मेटेलिक सरफेस से या तो सरफेस बोल दो, है ना. तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, तो अपन बोलते हैं उसको वर्क फंक्शन. मैंने बोला था ना, सरफेस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, या वो मिनिमम एनर्जी जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं. ठीक साहब. ठीक है. तो या तो सरफेस से बाहर निकालो या मेटल से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले. ठीक सर. अब देख, मैं बोल दूं जैसे ये मेटल ए है और ये मेटल बी है, ये मेटल बी है, और मैं बोल दूं यहां से इलेक्ट्रॉन मैंने डाली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, बाहर नहीं आया. मैंने गिराया, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, खूब सारे गिराया, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, खूब फोटोन गिराया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया. तो क्या मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका मतलब मेटल से बाहर निकालने के लिए एनर्जी इससे ज्यादा चाहिए. अच्छा, और एनर्जी आपको पता है फोटोन की E बराबर h नहीं होती है. तो क्या मैं बोल दूं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी फोटोन की, और एनर्जी बढ़ते 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 एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर आना चालू हो जाएगा. तो मैं बोल दूं एनर्जी बढ़ते 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 वो एनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे, वो फ्रीक्वेंसी है, वो एनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी. तो मैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी. एनर्जी बढ़ते बढ़ते, मान लो इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मन में सोच, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएंगे, ये वाले सरफेस वाले. तो क्या मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब पहली बार इस फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते 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 इस फोटोन की वो फ्रीक्वेंसी जिस पर एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए और इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ जाए,
उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी करूंगा तो फोटोन की एनर्जी और बढ़ जाएगी, तो और आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, क्योंकि अगर मैंने और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट कर दिया, तो बोल दो एनर्जी 2 से 3 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन और आसानी से बाहर आएगा। क्लियर है? देख एक बार वापिस देख, इधर देख, है ना, एक मेटल लिया मैंने, है ना, मैंने बता दिया तेरे को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, और वो किसके इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है? सरफेस वाले को। ये बात हो गई, है ना। अब धीरे धीरे तसल्ली से मान लिया इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मन में सोच ले 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हुआ इस बात का? अगर तुम 2 एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा। कौन सा? सरफेस वाला। अंदर वालों की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो ऊपर आने में थोड़ी एनर्जी और लॉस कर देंगे, तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, जस्ट बाहर, जस्ट मतलब कोई एनर्जी बचेगी नहीं, और दो में बाहर आ जाएंगे। ठीक सर, अब मैं फोटोन गिरा रहा हूं, मैंने मान लो फ्रीक्वेंसी 0 का फोटोन गिराया, और या तुम्हारे को पता है एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, तो क्या मैं बोल दूं एनर्जी भी 0 हो गई, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे आएगा? 2 चाहिए बाहर आने में, हालांकि 0 का कोई मीनिंगलेस बात है। अच्छा, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा के इसको थोड़ी सी बढ़ाई, है ना, और कुछ फ्रीक्वेंसी कर दी न्यू, और वो जो फ्रीक्वेंसी करी मैंने उस पर एनर्जी आ गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। 2 से कम पे तो न्यूक्लियस जाने ही नहीं देंगे इसको, सारे न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके अंदर बुला लेंगे। मैंने और बढ़ाई, ठीक है, मैंने और बढ़ाई फ्रीक्वेंसी, और बढ़ाते बढ़ाते 1.9 कर दी, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। 1.99 कर दी, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी भी 2 चाहिए। क्या बढ़ाते बढ़ाते एक फ्रीक्वेंसी कर दी जिसमें एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, एग्जैक्टली 2, यस बाहर आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं आए, लेकिन हाँ आने लग जाएंगे, मतलब खूब सारे डालोगे तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर आप क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि हो सकता है वो आपस में कोलाइड करके थोड़ी एनर्जी लॉस कर दे, तो मैं बोल दूं 2 में इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेंगे, बस तो यहां से आ जाएंगे, बस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ जाएंगे। तो मैं बोल दूं ये वो पहली फ्रीक्वेंसी है, बढ़ाते बढ़ाते जब इलेक्ट्रॉन बाहर आना चालू हुआ। क्यों? क्योंकि इस समय एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो गई। तो मैं बोल दूं इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बोल दूं एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एट अभी लिखूंगा मैं सारी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नोट, क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन जस्ट वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगी, मतलब इक्वल टू वर्क फंक्शन हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट होना चालू हो जाएगा। चलो मैं नहीं माना, और मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, न्यू नोट से भी बढ़ा दी, न्यू नोट से भी बड़ी कर दी, का मतलब मैं बोलता हूं फ्रीक्वेंसी में न्यू नोट से भी बड़ी कर रहा हूं। तो मैं बोल दूं ये एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं जैसे जैसे फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू नोट से भी ज्यादा करूंगा तो इसकी फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो जाएगी। अरे बोलो, और ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की जो बाहर आएगा उसके पास कुछ एनर्जी बच जाएगी, सरफेस इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा वो 2 पे कर देगा, कुछ बच जाएगी। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बोल दूं ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो अगर हम वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होना चालू हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे वो उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। समझ गए सर? कितनी हो सकती है? जो आपने गिराई उसमें से वर्क फंक्शन घटा दो, उतनी किसकी होगी? सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की, अंदर वालों की थोड़ी कम होगी। सर क्यों कम होगी? अगर यही फोटोन तुम अंदर वाले पे गिराओगे तो कुछ एनर्जी यहां तक आने में भी तो लॉस कर देगा, तो बोल दो कुछ कम बचेगी। तो सरफेस वालों के पास ज्यादा बचेगी और अंदर वालों के पास कम बचेगी। क्लियर है? क्यों कम बचेगी? क्योंकि सरफेस तक आने में भी लॉस करेंगे। सर समझ में आया थोड़ा थोड़ा? तो क्या मैं बोल दूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जब फोटोन की एनर्जी एक्जैक्टली वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए और इलेक्ट्रॉनों का एमिशन स्टार्ट हो जाए। तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको कब कब ऑब्जर्व होगा? तो बोल दूं व्हेन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। अगर फ्रीक्वेंसी इसके बराबर या इससे ज्यादा होगी देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, है ना। लेकिन इससे कम हो गई फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोटोन की एनर्जी कम रह जाएगी। इसीलिए मैंने लिखा था यहां एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। देखो अब आप समझना, फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस व्हेन फोटोन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। अब समझ में आई है? इक्वल टू भी कर दो ये, तो न्यू ग्रेटर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड होगा। समझ गया थ्रेशोल्ड क्या होता है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर एमिशन स्टार्ट हो जाए इलेक्ट्रॉनों का, या मैं बोल दूं वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर एमिशन स्टार्ट हो जाए, या बोल दो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इज इंसिडेंट ऑन मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। इस फिनोमिनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। सर समझ में आ गया? चलो आ जाओ। तो सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, वर्क फंक्शन समझ में आ गया। अभी और लिखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो मैं बोलता हूं फोटोन की वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती है एनर्जी कम होती है।
तो वेवलेंथ में उल्टा होगा। वेवलेंथ में मैं बोल दूं जब वेवलेंथ इनफाइनाइट होगी, ए लैम्डा बराबर इनफाइनाइट, तो मैं बोल दूं फोटोन की एनर्जी 0 होगी, तो अभी कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। अरे जब वेवलेंथ इनफाइनाइट होगी तो एनर्जी 0 होगी फोटोन की, तो अभी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं वेवलेंथ घटाते लैम्डा कर दी, ए वेवलेंथ इनफाइनाइट में 0 लैम्डा कर दी और एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, नहीं एमिट होगा। वही वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नहीं होगा। और लैम्डा घटाया, घटाते ऐसा कर दिया मैंने कि एनर्जी 1.99 हो गई, नहीं होगा, अभी कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। फिर मैंने और घटाई इसकी वेवलेंथ और घटाते इतनी कर दी कि एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, एग्जैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे वेवलेंथ घटाऊंगा वैसे वैसे फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है। तो इनफाइनाइट पे 0 थी, फिर जैसे जैसे लैम्डा घटाते लैम्डा नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड कर दिया तो एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, वही फोटोन की एनर्जी की इसके बराबर हो गई वर्क फंक्शन के। तो बोल दो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन जस्ट स्टार्ट हो गया, जस्ट स्टार्ट। अब अगर आप और लैम्डा घटाओ और वेवलेंथ घटाओ तो मैं बोल दूं एनर्जी 2 से भी ज्यादा हो जाएगी, तो ये एनर्जी 2 से भी ज्यादा हो जाएगी, तो 2 से बढ़ के 2.5 हो गई, 2.6 हो गई, 2.8 हो गई, 3 हो गई। तो बोल दो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन स्टार्ट हो गया। और इलेक्ट्रॉनों का एमिशन स्टार्ट होने के बाद एनर्जी कुछ बच गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे आप वेवलेंथ घटाओगे वैसे वैसे फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी और उसके पास कुछ एनर्जी बच जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं बोल दूं वेवलेंथ घटाने से अच्छा होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अच्छा होता है फोटोनों के लिए? तो फोटोनों को फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पसंद है, मतलब बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी। और मैं बोल दूं लैम्डा लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई। तो क्या मैं बोल दूं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो वेवलेंथ है जिस पे एनर्जी जिस पर एनर्जी, यहां पे फिर से लिख रहा हूं, एट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट, क्या मैं बोल दूं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5। तो यहां से लैम्डा लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व, देन पीईई विल बी ऑब्जर्व। बोलो ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ कम होनी चाहिए तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। सर सब समझ में आया? बोल मेरे लाल फूल। ठीक सर, अब आ जाओ इन चीजों को लिखते हैं, है ना। ये सारी बातें जो मैंने पढ़ाई है उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लिख ले वर्क फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क फंक्शन, ठीक है। फाई से लिखते हैं इसको, है ना। ये नोटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाई मिनिमम एनर्जी, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from metal। सर सरफेस नहीं लिखा, ढंग से पढ़। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, अगर ये लिख दिया तो अपने आप वो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन हो गए। मिनिमम एनर्जी मतलब सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए ही होती है मिनिमम एनर्जी, अंदर वालों को तो ज्यादा देनी पड़ती है ना। इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, और इट इज energy required to remove surface electron from metal। क्लियर है? तो वर्क फंक्शन क्या होता है, या तो मिनिमम एनर्जी लिखो तो फिर आपको सरफेस इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं, या फिर लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सरफेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, या तो सरफेस इलेक्ट्रॉन लिखो, है ना, और या फिर लिखो मिनिमम एनर्जी, या तो लिखो रिमूव सरफेस इलेक्ट्रॉन, है ना, और या फिर लिखो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ये दो में से एक लाइन लिखो, या तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सरफेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वर्क फंक्शन होता है। अरे बोलो ठीक साहब। अब देखो ये वर्क फंक्शन, ठीक है बेटा। अच्छा अब एक बात बताओ, वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन
नेचर ऑफ मेटल या मेटेलिक सरफेस ऑन अपॉन मेटल, नॉट डिपेंड अपॉन, है ना, डिपेंड अपॉन मेटल, टाइप ऑफ मेटल है, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मेटल, टाइप ऑफ मेटल, डजंट डिपेंड अपॉन अदर पैरामीटर, मतलब ठीक है, अदर पैरामीटर, है ना, दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ नेचर ऑफ मेटल, टाइप ऑफ मेटल या नेचर ऑफ मेटल, है ना, मेटल पे डिपेंड करता है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, मीन्स, है ना, ये है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स इट हैज डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी, इसका ये मतलब हुआ, समझ गए, तो इट वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, चलो ठीक है, तो वर्क हो जाए, सीजियम हैज लीस्ट वैल्यू, सीजियम से पूरी पीरियड लीस्ट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, हैज लीस्ट वर्क फंक्शन, सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे मिनिमम होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, सीजियम हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ या लीस्ट वर्क फंक्शन, हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन कर दो, लीस्ट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, सीजियम से कम वर्क फंक्शन किसी का नहीं होता फंक्शन, hence cesium is called photosensitive metal, cesium has least value of work function, hence cesium is called photosensitive metal, clear है, it is used in सोलर सेल या सोलर पैनल, सोलर सेल और सोलर पैनल, जितने भी सोलर पैनल बनते हैं उन सब में सीजियम लगा होता है, क्लियर है, क्योंकि इसकी वैल्यू, इसका लीस्ट वर्क फंक्शन होता है, तो इसको फोटोसेंसिटिव मेटल भी बोलते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड फोटोसेंसिटिव मेटल। क्यों बोलते हैं सर फोटोसेंसिटिव मेटल? फोटोनों के साथ बहुत तगड़ा रेस्पॉन्ड करता है, थोड़े से फोटोन करते हैं और फट करके इलेक्ट्रॉन एमिट कर देता है, सेंसिटिव मेटल, फोटोसेंसिटिव मेटल। तो सीजियम को फोटोसेंसिटिव मेटल क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया? बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। चलो आ जाओ, ठीक है, तो ये वर्क फंक्शन के बारे में हो गया। तो वर्क फंक्शन की दो तीन बातें हैं, क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, और अगले या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सरफेस इलेक्ट्रॉन, ठीक साहब। नेचर, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर मेटल का नहीं चेंज कर सकते, चाहे प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी बढ़ाओ आप, वर्क फंक्शन फिक्स होगा, ठीक साहब। इट हैज डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट मटेरियल, ठीक सर। सीजियम का लीस्ट होता है, ठीक साहब, इसीलिए सोलर पैनल में यूज करते हैं। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज्ड इन सोलर पैनल। तो एक तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर पैनल में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सीजियम का लीस्ट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन आते हैं बेटा ये वर्क फंक्शन पे, तो क्लियर है। और ये टाइप ऑफ मटेरियल पर नहीं डिपेंड करता, यहां से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे तो खूब क्वेश्चन बनता है, अभी बताऊंगा कैसे, ठीक से समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाओ एग्जाम्पल 9, है ना, अब थोड़ा सा समझते हैं। इफ, अच्छा पहले है ना थोड़ा सा थ्रेशोल्ड की भी डेफिनेशन लेते हैं, ये चला जाए। एग्जाम्पल 9, इफ a photon of lambda is equal to 4000 angstrom, 4000 angstrom is incident on metal having its work function phi equal to 2 electron volt. If wavelength of photon is reduced
and reduce to lambda equal to 2000 angstrom. Then what will be work function of metal, of this metal. ठीक है, A will be double, B will be half, C will remain same, D can't say. ठीक है, तो अपन ने वेवलेंथ 4000 थी, उसको 2 कर दी घटा के, ठीक है, तो मैं बोल दूं वर्क फंक्शन, तो एनर्जी डबल हो जाएगी, तो वर्क फंक्शन डबल। गलत। फोटोन की एनर्जी, गिरने वाले फोटोन, यार ये देख इधर तक डायग्राम बना बेटा, ये मैं तेरा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, खूब क्वेश्चन आते हैं इसमें, ध्यान रखना। ये फोटोन गिरा है तेने, तू भट्टी की भाड़ में 4000 का फोटोन गिरा चाहे 2000 का फोटोन गिरा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। इसका मेटल का वर्क फंक्शन तो फिक्स रहेगा जो था वो, अगर 2 था तो 2 ही रहेगा। मेटल का वर्क फंक्शन क्यों बदलेगा? वर्क फंक्शन तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल ही चेंज नहीं होगा तो वर्क फंक्शन क्यों चेंज होगा? तो बोल दो विल रिमेन सेम। ये फोटोन की एनर्जी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तू ज्यादा गिराएगा तो एमिट हो जाए, ज्यादा एनर्जी का फोटोन गिराएगा तो एमिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, कम का गिराएगा तो नहीं होगा। तो बोल दो वर्क फंक्शन रिमेन सेम। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इट इज मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो इसको फोटोन की एनर्जी कोई लेना देना नहीं, वर्क फंक्शन तो फिक्स होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विल रिमेन सेम। क्लास क्वेश्चन है। हाँ ठीक सर, समझ में आया। हाँ अब देखो, अच्छा जैसे ये है, ये वर्क यूं ही समझा देता हूं यार, अब क्वेश्चन नहीं लिखा था है ना। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है, एक लाइट सोर्स यहाँ पे है, ठीक है, यहां से फोटोन गिर रहे हैं, ये यूं, ये खूब सारे फोटोन गिर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इस लाइट सोर्स की डिस्टेंस d से मैं 2d कर दूं, डिस्टेंस इज डबल्ड। इफ डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स, डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स इज डबल्ड, देन न्यू वर्क फंक्शन। पागल बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखना, वर्क फंक्शन विल बी A 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, B 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, C 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, D 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्या हो जाएगा? तो 2 ही रहेगा। वर्क फंक्शन विल नॉट चेंज, क्या विल नॉट चेंज? क्योंकि मेटल पे डिपेंड करता, मेटल वो का वही है, तू डिस्टेंस चाहे डबल कर चाहे इसको इनफाइनाइट पे ले जा, वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। सर समझ में आ गई? अब सर थोड़ा कुछ वर्क फंक्शन का भी आ जाए। एग्जांपल 11, इफ 2 metal A and B have value of their work function, if work function phi of 2 metal A and B are 1 electron volt and 2 electron volt respectively, then which have better metallic property, which have better metallic property? A metal A, B metal B, C both have same, D can't say, या नहीं can't say मत लिख, both have same। 3 ही ऑप्शन दे, चलो ठीक है। अब सुनना, मैं कांट से इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो और भी पैरामीटर पे डिपेंड करती है। तो तेरे को वर्क फंक्शन का मीनिंग समझाना चाहता हूं बस, मेरा और कोई एम नहीं है। देख कौन बढ़िया मेटल है, कई बातों पे डिपेंड करता है, उनमें से एक वर्क फंक्शन भी है। तो मैं बोल दूं, अपन जो बात समझना चाहते हैं वो देख, तू इसको भावार्थ समझ, क्वेश्चन का भावार्थ समझे, शब्दार्थ नहीं। गो ऑन भावार्थ, नॉट ऑन शब्दार्थ, गो ऑन भावार्थ।
नॉट ऑन शब्दार्थ, नॉट ऑन शब्दार्थ। क्लियर है? चलो सर देखो, वर्क फंक्शन में बोल दो ए का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और बी का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बोल दो फाई ए, वर्क फंक्शन ए का कम है बी से। बता कम है तो अच्छा मेटल हुआ है बुरा? तो मैं बोल दूं मेटल ए अच्छा हुआ, मेटल ए इज बेटर देन बी, मेटल ए इज बेटर देन बी। ये मेटलिक प्रॉपर्टी के लिए एम लिख दिया मैंने। ए की अच्छी है, जिसका वर्क फंक्शन कम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। याद है सीजियम का वर्क फंक्शन लीस्ट होता है, चाहो तो इसकी वैल्यू भी याद कर लेना, लीस्ट होता है, मेरे को नहीं याद है, हाँ लीस्ट होता है। तो मैं बोल दूं जिसका वर्क फंक्शन जितना कम होगा वो बेटर मेटल होगा, उसका एक कैरेक्टर पास हो जाएगा मेटलिक प्रॉपर्टी के लिए। यस, तो ए इज बेटर मेटल बिकॉज, यहां पे कारण लिख रहा हूं, बिकॉज it has less value, it has less value of phi, वर्क फंक्शन। तो जितना वर्क फंक्शन कम उतना अच्छा मेटल, तो जिसके वर्क फंक्शन कम होते हैं, जितने कम होते हैं वो उतना बढ़िया बेटर मेटलिक प्रॉपर्टी दिखाता है। ओके सर, वो एक रीजन है ये उनमें से। ठीक सर, तो सर वर्क फंक्शन तो हमारे को समझ में आ गया। ठीक है, अब आ जाओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड दोनों ही एक साथ ही लिखेंगे या एक एक करके लिख ले? चलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दोनों अलग अलग लिखी गई इन्होंने, हाँ इन्होंने भी अलग अलग लिखी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू नोट कर दो, एफ नोट कर दो, मैं न्यू नोट लिखता हूं, न्यू नोट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब बोलो क्या होती है थ्रेशोल्ड? फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब इलेक्ट्रॉनों का एमिशन स्टार्ट हो जाए, तो मैं बोल दूं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच यू लिख दो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, या यूं लिखो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स एट विच emission of electron from metallic surface starts। ठीक है, बोलो starts, या यूं बोल दो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मीन्स, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये वो फ्रीक्वेंसी जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस स्टार्ट्स। ठीक है, तो मैं बोल दूं ये हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इस ये हो गई है ना। एंड अब देखो अगली लाइन ये बोले, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी, अरे स्टार्ट हो गया ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी will be equal to वर्क फंक्शन, इक्वल टू फाई। फोटोन की एनर्जी फाई के बराबर होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बोल दूं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू फाई, या एच न्यू नॉट बराबर फाई होता है। ध्यान रखना, खूब न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? वो फ्रीक्वेंसी जिस पर एमिशन स्टार्ट हो जाए, मतलब उस फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी ऑफ फोटोन फाई के बराबर हो जाएगी, मतलब एच न्यू नॉट बराबर फाई हो जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, है ना, whenever nu is greater than equal to nu naught, whenever nu is equal to or greater than nu naught, photoelectric effect will be observed। ठीक है, जब जब न्यू की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू न्यू नॉट होगी तब तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। क्लियर है सर? मजा आ गया। ऐसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलो बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बिल्कुल सेम यही बात है, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उल्टी चलती है, वेवलेंथ घटने से एनर्जी बढ़ती है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ न्यू नॉट, तो बोल दो मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ को इनफाइनाइट से कम कर रहा हूं तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ कम करते करते वो मैक्सिमम जिस पे एमिशन स्टार्ट हो जाए, उससे कम पे तो होएगा ही होएगा, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं मैक्सिमम, द मैक्सिमम वेवलेंथ at which emission of electron
फ्रॉम मेटेलिक सरफेस स्टार्ट्स, ठीक है, और है ना मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस स्टार्ट्स, और लिख दो या यूं लिख दो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। स्टार्ट का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होना चालू हो जाए, उससे कम पे तो होगा ही होगा। तो मैं बोल दूं उसी सीक्वेंस में लिखो जिसमें ये लिखा था, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ will be equal to वर्क फंक्शन, ठीक है। तो E बराबर पाई एंड दिस इज SC बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू पाई, ठीक है। और इससे कम वेवलेंथ होगी तो और मजा आ जाएगा। तो मैं बोल दूं ए एनर्जी इनवर्सली बात, तो वेन एवर वेवलेंथ ऑफ फोटोन लैम्डा विल बी, whenever wavelength of photon, इतनी रामायण नहीं, whenever you सीधी लिखे, whenever lambda is less than equal to lambda naught, photoelectric effect PEE will be observed, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा। तो वेवलेंथ कम या इक्वल होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई? तो ये यहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। अब इससे दो चार छोटे मोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो ज्यादा थ्योरी पढ़ के करते हैं तो फिर क्या इरिटेट होने लग जाता आदमी, है ना। अपन एक काम करते हैं, मैंने वर्क फंक्शन पढ़ाया उसको क्लियर कर दिया, अब ये दोनों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्लियर करता हूं। 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, खूब पूछते हैं। इफ वर्क फंक्शन of a metal is phi equal to 3.1 electron volt, metal is 3.1 electron volt, 3.1 electron volt, ठीक है। then threshold frequency will be, threshold wavelength, threshold wavelength will be ठीक है साहब। सॉल्यूशन, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी होगी, है ना। तो यहां से आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट बराबर, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी, तो मैं बोल दूं अपन ने अभी पढ़ा था SC बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 5, ये वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में रिलेशन है ना। और इसको मैं 12400 भी तो लिख सकता हूँ, वहां पे भी लिख दो चाहो तो बेटा, ये तो अपने को पता है ना, और करके लिखते आगे। और 12400 अपॉन लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 5 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है आपको, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी, ये ठीक है सर। अब आजा, तो मैं बोल दूं ये 12400 अपॉन कर दूंगा मैं लैम्डा नॉट, तो 12400, ये चले एक बार ये लिख, SC अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 5, तो यहां से 12400 अपॉन लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 5 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। अब मेरे को दे दिया कितना, तो 12400 अपॉन लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 5 कितना, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना जाएगा, 12400 अपॉन 3.1, ठीक है। ये यहां से कितना जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम, ये 4000 एंगस्ट्रॉम, उसकी क्या हो जाएगी बेटा,
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, क्लियर है? तो आपको वर्क फंक्शन दे देगा, तो किसी मेटल का वर्क फंक्शन होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब इतनी या इससे कम वेवलेंथ गिराओ तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब क्या है? ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसमें एमिशन स्टार्ट होंगे, इससे कम पे तो होंगे ही होंगे, इससे ज्यादा पे नहीं होंगे। अरे बोलो, क्योंकि ज्यादा पे एनर्जी कम हो जाएगी वर्क फंक्शन से भी, तो ये आगे थ्रेशोल्ड। अब उल्टा, इफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ for a metal is lambda naught equal to 6200 angstrom, then its work function will be work function phi will be। अब इसका वर्क फंक्शन बताओ, आजा बच्चे। तो सॉल्यूशन, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, इनमें क्या ऑप्शन दो, लॉजिक तो लगे, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रफ कैलकुलेशन। तो मैं बोल दूं एज वी नो, क्या जानते हैं बच्चों आप? एज वी नो, हम ये जानते हैं बेटा कि 12400 अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिख दोगे तो इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पर जो एनर्जी आती है फोटोन की, वो वर्क फंक्शन के बराबर होती है ये। तो यहां से कितना जाएगा? तो फाई बराबर कर दिया मैंने 12400 अपॉन 6200, तो यहां से जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आया, क्लियर है ये? तो सर समझ में आ गया। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखिए, एनर्जी पूछे, एनर्जी देखिए, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक सर, आगे आ जाओ, फ्रीक्वेंसी दे दूं, if थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल, अरे वो मेटल के लिए तो डिफाइंड होगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, इज न्यू नॉट इज इक्वल टू 10⁻18 हर्ट्ज, देन 16 हर्ट्ज कर दो, 16 हर्ट्ज 15 करूं, 15 कर दो, 15 हर्ट्ज। देन फाइंड आउट इट्स वर्क फंक्शन, इसका वर्क फंक्शन बताओ, फाई। तो क्या मैं बोल दूं वर्क फंक्शन फाई बराबर h न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जिसमें फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाती है। h की वैल्यू लिखाई थी मैंने 6.6 लगभग इंटू 10⁻34। रफ कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में इमोशनल मत होना बेटा, नहीं तो घर वाले लपड़ मार के रवाना कर देंगे। हाँ ये जूल, तो यहां से कितना जाएगा 6.6 इंटू 10⁻19 जूल, ये आ गई वर्क फंक्शन। लेकिन मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादा पसंद है, 4 ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। तो मैंने बताया था जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे बदलते हैं। तो दिस इज ये इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर समझ में आ गई। ये 19 से 19 क्या मेरे लाल, ये 4 पॉइंट समथिंग। रफ कैलकुलेशन 4 लिख देना और चारों ऑप्शन में 4 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। सर आप एग्जैक्ट करके बताओ, मैं नहीं कैलकुलेटर करेगा, हालांकि अपन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप तो अच्छी आदत डालें, है ना। कैसे डालें सर कैलकुलेशन? आप किससे करेंगे? रफ बिल्कुल, है ना, एग्जैक्ट नहीं। और चारों ऑप्शन चेक करेंगे, 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा। (4.125) ये आ गया 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन होगा मेटल का। सर समझ में आ गई। तो थ्रेशोल्ड देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ देखिए, वर्क फंक्शन पूछेगा तो निकाल लेंगे। वर्क फंक्शन देखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछेगा तो निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो निकाल लेंगे। सर सारी बात समझ में आ गई। तो थ्रेशोल्ड तक तो समझ में आ गई, वर्क फंक्शन भी समझ में आ गया सर। क्लियर है? अब अपने को इसके आगे बात करते हैं।